3 मैंने नहीं कराया अभी, 4th नहीं करना, 5th करा रहे हैं, अभी करेंगे आज, 6th 7th और 12th ये हम करा चुके हैं, 5th में अब हम, ठीक है ना। ये तो आपके सिलेबस में क्लियरली एग्जैक्टली यही शब्द लिखे हुए हैं, आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है ना, डाटा हैंडलिंग करके। और अगर देखा जाए तो 20-30% आपका सिलेबस इस डाटा हैंडलिंग में से है। इस चैप्टर 5 के लिए मैं बता देता हूं आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो ये तो श्योर है कि डाटा हैंडलिंग में क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। पहले तो क्लास 8th तक जितने भी चैप्टर हैं आंकड़े प्रबंधन के वो करने, जो कि आते जाएंगे, जैसे अभी हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्लास 9th और क्लास 10th का मीन मोड मीडियन कर लेना है। हालांकि मुझे पता है कि मीन मोड मीडियन इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक रिस्क क्यों लेना, ठीक है ना। क्लास 10th में ना माध्य निकालने के, माध्य माध्यक बहुलक ये होता है, माध्य निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उन पे नहीं जाना आपने, ठीक है ना। क्लास 9th के तो आप सारे क्वेश्चन करने, क्लास 10th के सिर्फ एमसीक्यू करने, मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास 9th के सारे करने और क्लास 10th के सिर्फ एमसीक्यू। क्योंकि जो इसके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है ना, वो कैलकुलेशन वाले हैं, जो जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं, कैलकुलेशन वाले, और वो कंपटीशन का वो नहीं है, क्या कहते हैं, तरीका नहीं है, स्टाइल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लास्ट, इसके बाद आपको एसएससी हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, बिहार, राजस्थान, जितनी स्टेट है उनमें जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंकिंग को मत करना, बस बैंक वाले को नहीं। इसके अलावा बैंक वाले को छोड़ के जिस भी एग्जाम में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे डीआई कहते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन, एसएससी में भी अब आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ग्राफ दिया होता है या एक पाई चार्ट दिया होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपने करने हैं। अगर आपने 3 चीज कर ली आंकड़ा प्रबंधन में, तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे पेपर में, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आप कितना कर सकते हो देखना है। क्लास 8th मैं कराऊंगा, क्लास 9th मैं कराऊंगा, 10th भी एमसी। हाँ, क्वेश्चन तो दे देना आप, मतलब ढूंढ के, हम ढूंढेंगे तो ज्यादा फिर टाइम लग जाएगा और सब्जेक्ट्स के लिए नहीं रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास 8th मैं कराऊंगा, क्लास 9th मैं कराऊंगा, क्लास 10th मैं कराऊंगा। और नहीं, ये ये पेपरों वाले के बताया क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको एसएससी के सारे जो आ रखे हैं, कम से कम अगर आपने इसके 20 क्वेश्चन भी कर लिए, 20-25, क्योंकि देखो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नया नहीं होगा। अगर एसएससी का कोई क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसमें पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और आपको पता है पाई चार्ट की सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। तो अगर आपने बेसिक कंसेप्ट अच्छा पढ़ लिया 8वीं क्लास तक, और उसके बाद 20-40-50 क्वेश्चन कर लिए डीआई के, मैं कह रहा हूं कोई नहीं हिला सकता आपका एक भी नंबर। लेकिन ये छोड़ के बाकी दाएं बाएं भागोगे तो नंबर ही हिलते रहेंगे, और आपका सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, ठीक है, हटाओ। तो चैप्टर ये 5 को स्टार्ट जैसे करते सर करते, पेपरों में से क्वेश्चन आप दे देना, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं कह तो रहा हूं, मैं 20-25 क्वेश्चन का मतलब 20-25 सेट आपको दूंगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, एक सेट में 2 क्वेश्चन होते हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और बैंकिंग के तो बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। कोई बैंकिंग के करने की कोशिश करेगा तो वो अपना समय, अपनी एनर्जी सब बर्बाद करेगा, क्योंकि बैंकिंग नहीं, में फिर एक हम अलग ढूंढेंगे लेवल ही नहीं, चलता आप है। जो दोगे वो कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो हमारे पास आता है सबसे पहली बात तो, आंकड़े किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं। मान लो आप केवीएस में टीचर लग गए, और आपके पास आपका क्लास रजिस्टर, आप क्लास सेकंड के टीचर बन गए, ठीक है ना, क्लास टीचर। उस क्लास सेकंड के रजिस्टर में आपको बच्चों के अटेंडेंस लिखनी है, बच्चों के मार्क्स लिखने हैं, सब कुछ लिखना होता है। मतलब क्लास रजिस्टर में सारा डाटा लिखना होता है आपको हर महीने का, ठीक है। तो डाटा का मतलब वही है जो आप डाटा मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो आपको हर 4 महीने में इंस्पेक्शन होता है आपके स्कूल में, केवीएस में। एक साल में एक बार तो बाहर से टीम आती है और बाकी प्रिंसिपल करता है, ठीक है। इंस्पेक्शन हो रहा है 4 महीने में, और या साल में, साल वाला इंस्पेक्शन हो रहा है, बाहर से आ रही है। और आपके प्रिंसिपल ने आपसे कह दिया कि आप अपने क्लास के जो बच्चों के मार्क्स है उनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो।
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, ये कह दिया। तो आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मानो आपने अपनी क्लास का पहले 4 महीने का, पहले 3 महीने का रिजल्ट, फिर दूसरे 3 महीने का रिजल्ट, तीसरे 3 महीने का, चौथा हुआ नहीं सपोज, इन 3 महीने का रिजल्ट आपको ग्राफ में दिखाना है। आप कैसे भी दिखा सकती हो, आप ये भी दिखा सकते 50% था, फिर हो गया 70%, फिर हो गया 90%। मतलब वो आपके रजिस्टर में नहीं जाना चाहता। जो भी ऑब्जर्वेशन करने आएगा वो ऐसा नहीं है कि एक एक बच्चे के मार्क्स उठाएगा देखेगा, वो चाहता है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा हो कि उसे क्लियरली समझ आता है कि हाँ डाटा सब सही तरफ जा रहा है कि गलत तरफ जा रहा है। तो यही हमें इस चैप्टर में सीखना। और अगर आपने अच्छे से सीखा तो आपको, अगर आप में से कोई लग जाता है तो आपको आपकी थ्रू आउट द सर्विस ये चैप्टर जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि आपको हैरानी होगी और आपको पता ही नहीं पता है कि हमें जैसा लगता है ना वैसा है नहीं। जॉब लगने के बाद ना 30% ही टीचिंग है, 70% पेपर वर्क है, और असली पैसे इसी के मिल रहे हैं। ठीक है, चलो। जैसे पहला कह रहा है एक पिक्चोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या है पिक्चोग्राम? एक कार 100 के बराबर है, जुलाई में कितनी कार बिकी? 100, 100, 200, तो ये 50 होगी, 250। ऐसे भी करा जा सकता है, ये बचपन वाला तरीका है, देख के ही समझ आ जाएगा, आएगा नहीं। अब आता है दंड, एक दंड आलेख। ये वही तरीका है जो हमें भी बता रहा था। जैसे इन्होंने डाटा दे रखा है, डाटा सब देगा कि 2003 से 2004 100 है, क्या है ये? विद्यार्थियों की संख्या। 2004 से 2005 200 है, ठीक है ना? इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो उसे कहते हैं एक दंड आलेख। अगला होता है द्विदंड आलेख। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आप इसी ग्राफ को ले लो, चलो मान लो आप, आपके क्लास में बहुत सारे, मान लो 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है, आप हर बच्चे के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाना चाह रहे हो हर टेस्ट में। तो आप क्या करोगे? जैसे इन्होंने कर रखा है, देखो यहां नोटिफाई कर रखा है कि डार्क वाला 2006 से 2007 का है और लाइट वाला, ब्राइट वाला 2005 से 2006 है। तो गणित में 2005 से 2006 में प्राप्त किए अंक कितने थे? 30। अब दिखा रहा है कि 2006 से 2007 60। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन करने आएगा वो क्लियरली देखेगा, हाँ इस टीचर का रिजल्ट बढ़ रहा है। बस ये द्विदंड आलेख ही होता है, बकवासबाजी है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क करनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। अब हमारे पास अच्छा ये टर्म आती है रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब होता है, जैसे आपको पता है रॉ वेजिटेबल्स होता है, कच्ची सब्जियां है ना। रॉ डाटा मतलब जो अब मैंने कहा आपके क्लास रजिस्टर में जो बच्चों के मार्क्स लिख रखे हैं, उनकी अटेंडेंस लिख रखी है, दैट इज रॉ डाटा। इसको आप इस्तेमाल करोगे और कुछ बनाओगे, वो आपकी कलाकारी है। ठीक है, ये टेली मार्क्स जिसे कहते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यही मुझे बचपन में सबसे अच्छा लगता था बस। ठीक है ना? ठीक है, इधर को काट लेना, एक बच्चा अड़ गया, इधर को ही काटो, ठीक है, कहीं को काट लो भाई। ठीक है, एक टर्म आती है बारंबारता, किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या बारंबारता कहते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितनी बार आता है, कितनी बार। जैसे अगर कोई विज्ञान की बारंबारता कितनी है तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 और 1 6। तो विज्ञान की बारंबारता कितनी है? 6। तो ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं यही क्या है? बारंबारता। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? जैसे कभी लूज मोशन होंगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेगा कि लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि आप कितनी बार जा रहे हो एक दिन में। ठीक है ना? चलो, आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। अब मान लो मैं नहीं चाहता, मानो आपने, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, मान लिया आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं, और आप 50 बच्चों का टेस्ट लिया, किसी के 1 नंबर आए, किसी के 2 आए, किसी के 50 आए, किसी के 49 आए, किसी के 6 आए, सबके 50 ऐसे डाटा हुए। ये हो गए रॉ डाटा, यथाकृत 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 क्या था? यथाकृत आंकड़े। ठीक है ना? अब यथा प्राप्त। हाँ, यथा प्राप्त, हाँ यथा प्राप्त, जैसे प्राप्त हुए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं नहीं चाहता हर एक नंबर को अलग अलग से लिखा जाए, तो मैं क्या करूंगा, जब इसको बनाऊंगा, मानो दंड आलेख बना रहा हूं,
तो मैं नोट यहाँ ऐसे कर दूंगा, 0 से 10 वाले एक साथ लिख दूंगा, जिन बच्चों के 0 से 10 नंबर आए, जिन बच्चों के 10 से 20 नंबर आए उन्हें यहाँ लिख दूंगा, जिन बच्चों के 20 से 30 नंबर आए उनकी बारंबारता यहाँ लिख दूंगा, 30 से 40 आए यहाँ लिख दूंगा, 40 से 50 आए यहाँ लिख दूंगा। इससे क्या होगा, मुझे हर नंबर लिखना नहीं पड़ेगा। हालांकि काउंट तो मैं करूंगा ही हर नंबर, क्योंकि हर नंबर मिल ले यथा प्राप्त आंकड़ा और यथा आंकड़ों की सारी वैल्यू है। तो अब आपको ये समझना है कि जब आपने 0 से 10 लिखा तो इसे कहते हैं निम्न सीमा, और इसे कहते हैं उच्च सीमा। ठीक, आप देख रहे हो 0 से 10 यहाँ पे भी, ये 10 यहाँ पे भी आ रहा है, ये 10 यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि कोई तो हमें एक तरीका सेट करना पड़ेगा कि जिससे हमें दोनों में डिफरेंस पता चले। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी डाटा को लोगे उसमें निम्न सीमा को तो काउंट करोगे, उच्च सीमा को काउंट नहीं करोगे। मतलब 0 से 10 में 10 वाला नहीं काउंट करा जाएगा, इनमें से 10 वाला इसमें नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप 10 वाले को इसमें लिख दोगे तो फिर 10 वाला यहाँ पे भी लिखोगे। तो आपको ये एक तरीका बना दिया जिसने भी ये तरीका बनाया कि भाई निम्न सीमा काउंट करनी है, उच्च काउंट नहीं करनी। यहाँ पे निम्न काउंट करोगे तो 10 यहाँ काउंट हो गया, उच्च काउंट नहीं करोगे। अगले में निम्न काउंट करोगे तो 20 वहां आ गया, उच्च काउंट नहीं करोगे। इसी तरीके से आपको देखना है। चलो मुझे बताओ 0 से 10 में ये ऊपर डाटा लिखा हुआ है, कितने नंबर आ रहे हैं? दो आ रहे हैं सर, दो है सर। ठीक है, ठीक है, चलो अब आता है वर्ग अंतराल। जैसे मैंने लिखा 0 से 10, गैप को अंतराल कहते हैं हिंदी में। तो कितने का गैप चल रहा है? 10 का। तो इसका फॉर्मूला भी बनाए रखा है कईयों ने, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। और आप चाहो तो वर्बली भी बता सकते हो, ये रहा निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, क्लास इंटरवल। अगला आता है माप या चौड़ाई, ये भी अच्छा है, अरे सेम ही तो है फैक्ट। ये भी कर लेना, जो सीखना चाह रहा है, जिसको आता है उसको जरूरत नहीं है। अच्छा, सर इसमें जैसे टेलीविजन, ये ले रखा है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ये ले रखा है आयु वर्ग, किसी पे भी रोक लो सर, डायग्राम पे। अच्छा डायग्राम पे, हाँ। हाँ जी, जैसे ये विद्यार्थियों के प्राप्त अंक है और विद्यार्थियों की संख्या है, ऐसा कुछ मतलब जरूरी है कि ऐसे ही लेने हैं? मतलब अच्छा, जैसे यहाँ पे नीचे, इधर ले लो ये, हाँ जी, ऐसा कोई कुछ जरूरी है कि यही लेने हैं? नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। जी। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम किंक कहते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन किंक कहते हैं। इसका क्या मतलब है समझना, ये जो लाइन होती है, ये पॉइंट, इसे कहते हैं 0 0 ऑरिजिन, ठीक है। 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, आपको समझ आ रहा है, एक एक का गैप चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कितने का गैप चल रहा है? 5 5 का। तो आप कहोगे 0 से पहले भी तो 5 का ही गैप चलना चाहिए था, लेकिन आपने कितने का गैप कर दिया? 20 का। इस पे बवाल ना उठे इसलिए इन्होंने जुगाड़ बना दिया कि भाई अगर मानो इस वाले एक्स वाले एक्सिस में स्टार्टिंग वैल्यू ही मानो बड़ी है 150, तो अभी तुम ना 0 से 10 करोगे, 20 करोगे, 150 तक खाली जाओगे नहीं, किंक बना दो और स्टार्ट ही कहां से करो? 150 से करो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
ओके, सारे क्वेश्चन करने हैं, जो भी नहीं समझ आए पूरे क्वेश्चन करने हैं। ये बेसिक है, अगर आपने कर लिया ना तो किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ओपन चैलेंज है। ये है अब मजेदार चीज, पाई चार्ट। ठीक है, अब सुनना। पाई चार्ट का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर्कल में। जब आप किसी डाटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे लेकिन सर्कल में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मान लो मैं हूं, मेरी प्रॉपर्टी 100% है, मैंने बिल बना दी कि मेरी प्रॉपर्टी का 50% मेरी वाइफ को जाएगा, 25% मेरे बेटे को जाएगा, 25% मेरी बेटी को जाएगा। तो अगर मैं इसे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि 50% वाइफ, 25% डॉटर, 25% सन। अब जब ये बनाने लग गए ना, उसके बाद ये थोड़ी कहानियां मैं बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा इंप्रेसिव लगे, ऐसा है नहीं, तामझाम नहीं है, सीधा सीधा बताना होता है। इसके बाद कि हम ये 50% ना लिखे, हम 50% ना लिखे और खुद समझ आए कि 50% है। तो के नंबर दिया या फिर देगा ठीक को इस तरीके से बनाया जा सकता था। 180 डिग्री, 90 डिग्री, डिग्री लिखता है है ना। ठीक है, ये दोनों का मतलब सेम है सर, पालन नहीं करनी। एंगल होता है डिग्री, चाहे वो 90%। अब अगर 300 डिग्री
ओके, ये वाला एग्जांपल समझाया था, शायद आप सभी लोग गायब हो गए थे, ठीक है ना, या मैं आउट हो गया था, ठीक है। चलो दोबारा बता देते क्या कह रहा है। मेरी आवाज आ रही है अभी? ये अभी आ रही है, उस वक्त क्लास ही नहीं चल पा रहा था, कुछ चलो आवाज नहीं आ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चॉकलेट 50%, वनीला 25%, अन्य 25%। कह रहा है पाई चार्ट बनाओ। तो तरीका वही है जो हमने बताया, तरीका वही है, ठीक है ना। तरीका क्या है कि अभी तो बताया कि 360 डिग्री से 100, तो वही तरीका 50% हो जाएगा 180 डिग्री, 25% 90 डिग्री, 25% 90 डिग्री। फिर एक सर्कल बनाओगे, 180 पे चॉकलेट, 90 पे वनीला, 90 पे अदर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, देखो फटाफट सभी लोग। चलो हो गया, देखो गिनाओ। देखो क्या क्या दिया है, प्रतिशत दे रखा है किसका कितना है, ठीक है ना। किस मद में सबसे अधिक खर्चा होता है, वह मतलब खर्चा सबसे बड़ा कौन सा है, भोजन। तो पहले का आंसर भोजन। इतने आसान पेपर में नहीं आएंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। फिर भी किस बराबर है, किस मत पर हुआ वह परिवार की कुल बचत के बराबर है। बचत कहाँ गई हमारी, 15, तो 15 है कोई, ये रहा बच्चों की शिक्षा, दूसरा भी हो गया। तीसरा, यदि परिवार की मासिक बचत कितना है, 3000, तो 15% 3000 के बराबर है। तो आप कर सकते हो 1% 200 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कपड़ों पर मासिक व्यय ज्ञात करो। कपड़े कहाँ है हमारे, कहाँ गए कपड़े, ये रे। कपड़ों पे 10%, तो 20, 1% 200 के बराबर है, तो 10% 2000 के बराबर। किसी को डाउट है? मैं अभी भी कह रहा हूं इतने सिंपल नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये ओपनली कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट ही इस्तेमाल होगा चाहे किसी भी क्वेश्चन की बात कर ली जाए। देखो एग्जांपल नंबर 2, अब आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, ठीक है ना। तो मैं इसके एंगल निकालने तक करता हूं, फिर आप देखना। देखो एंगल कैसे निकालोगे, अभी मैंने कहा था 100% बराबर 360 डिग्री, यही कहा था, यही कहा था। अब यहाँ पे 100% किसके बराबर है, 720 के है ना, क्योंकि 100% का मतलब 100 नहीं होता, 100% का मतलब होता है टोटल। तो बस 720 किसके बराबर है, 360 डिग्री के। तो एक हो जाएगा 360 बट्टे 720, यानी कि 1/2 डिग्री। अब आपका ये 320 है, तो 320 कितना हो जाएगा, गुणा 1/2, यानी कि 160 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। सभी को समझ आ गया? ये नहीं आया। ओके, हमें कह रखा है, ये आपको आंकड़ा दे रखा है और कह रखा है इसको पाई चार्ट बनाओ। और मैंने कहा पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोण पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ बस एक ही कंसेप्ट है, वो क्या कंसेप्ट है कि 100 डिग्री बराबर 100% बराबर 360 डिग्री। और 100% का मतलब 100 नहीं होता, 100% का मतलब होता है टोटल। तो यहाँ टोटल कितना है, 720। तो हमें दिया है 720 बराबर 360 डिग्री। तो 1 बराबर 360 बटे 720 डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री के बराबर है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई इस क्वेश्चन के लिए। अब 320 की कैसे निकलेगा, 320 गुणा 1/2, 160 डिग्री। 80 कैसे निकलेगा, 80 गुणा 1/2, 40 डिग्री। ये कैसे निकलेगा, 160 गुणा 1/2, 80 डिग्री। ये कैसे निकलेगा, 120 गुणा 1/2, 60 डिग्री। ये कैसे निकलेगा, 40 गुणा 1/2, 20 डिग्री।
बस अब आपको सर्कल बनाना है, पहला एंगल 160 का बनाना है, मान लो ये बना दिया आपने 160 का, अगला एंगल 40 का बनाओगे आप। हालांकि आपको वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगला एंगल कितने का, 80 का, 80 का ज्यादा बनाना है, फिर 60 और 20 ऐसे करके सारे बनाने, ठीक है। बनाने को नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा बस। क्लियर है? जी सर। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आज करके देखना। आपके दिन में 24 घंटे हैं, आपके पास दिन के 24 घंटे है सभी के पास, ठीक है ना। आप अब लिखना, मुझे बस बताना, आप लिखना कि आप कितने घंटे क्या करते, पढ़ना कितने घंटे है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों को कितना घंटे समय देते हो, ठीक है ना। सब कुछ लिखना है आपको, जो भी आप करते हो बताना नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 मिनट प्याज काटने के, 5 मिनट टमाटर काटने के, ऐसे नहीं, ओवरऑल टाइम के हिसाब से कि मानो 2 घंटा मेरा पर्सनल वर्क के लिए। फिर आपको टोटल 24 घंटे, तो वही टोटल बराबर 360 डिग्री, तो 1 = 360/24, भाग करके एक नंबर आएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 डिग्री के बराबर आ गया, मतलब आपका 1 घंटा 15 डिग्री हो गया। अब आप जितने जितने घंटे जो जो काम कर रही है उसके डिग्री मिलते जाएंगे, और आप एक पाई चार्ट बनाना, ठीक है। और आने वाले 3 से 4 महीने, अभी आज बनाना पाई चार्ट या कल बनाना, आपका अगर सबसे बड़ा एंगल स्टडी का आ रहा है तो आप सही डायरेक्शन पे चल रही हो, और सबसे बड़ा एंगल स्टडी का नहीं आ रहा तो गलत डायरेक्शन चल रही हो। और किसी का अगर नहीं आ रहा तो कोशिश करें लाने की, और आने वाले 3 से 4 महीने आप इसी पाई चार्ट को फॉलो करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। चलो हटाओ, एक्सरसाइज 5.2 पूरा होमवर्क है आपका, सभी में पाई चार्ट बनाने हैं। इसका थर्ड पार्ट करिए फटाफट। हाय राम। वैसे इसका है सर, साइंस और मैथ का, सोशल साइंस और मैथ का, इसका 155 डिग्री आ रहा है, ठीक, इसका 50 डिग्री है।